हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1। यहां दिया है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहां पे उन्होंने कहा है चेक करो क्या ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं। मैंने कहा देखो कोई भी इक्वेशन आए ना, उसे पहला काम हमें करना है ax इक्वल टू बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि अगर हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ना तो बाद में सारे काम ईजी हो जाते हैं। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे इसे अगर मुझे ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखना हो तो ए में ऑलरेडी जानता हूं कि ये होता है कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, मतलब 1 2 2 3। मैंने कहा देखो यहाँ पे x लिखा है, x का मतलब वेरिएबल का मैट्रिक्स, तो वेरिएबल है x एंड y इक्वल टू b मतलब कांस्टेंट का मैट्रिक्स विच इज 2 एंड 3। तो ये हमने ax इक्वल टू बी फॉर्म में तो लिख दिया। अब कंसिस्टेंसी कैसे चेक करें? मैंने कहा देखो पहला काम हमारा हमेशा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढने का। अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आया तो दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल। दैट मीन्स इक्वेशन कैसे होंगे? कंसिस्टेंट। कैसे होंगे? कंसिस्टेंट। अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आया ना तो थोड़ी और मेहनत लग जाएगी। हमें ढूंढना होगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। हमें ढूंढना होगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो मैं कह दूंगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल, मतलब तब भी इक्वेशन कैसे हो जाएंगे? कंसिस्टेंट। लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो मैं कह दूंगा नो सॉल्यूशन पॉसिबल, मतलब इक्वेशन कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट। कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट। तो इस चार्ट को याद रख लो, ये आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट में बता दिया है, पर मैंने सोचा क्वेश्चन चालू करने से पहले आपको एक बार रिकॉल करवा दे। देखो यहाँ पे हम पहला काम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढने का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे मिलेगा? मैंने कहा यहाँ लिखा है 1 2 2 3, तो क्या होगा? 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 हो जाता है -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। और जब भी ऐसा आए तो हम कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए इक्वेशन कैसे होंगे? कंसिस्टेंट। कैसे होंगे? कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे इक्वेशन होंगे कंसिस्टेंट। अब कुछ कहेंगे सर यूनिक सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं? मैंने कहा वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा था सिर्फ चेक करना है कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढो, नॉट इक्वल टू 0 आए तो समझ लेना कंसिस्टेंट है। अच्छा, अगर इक्वल टू 0 आए तो एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढो, उसे बी से मल्टीप्लाई करो और चेक करो, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो इनकंसिस्टेंट। उस टाइम पे हम मना कर देंगे कि यहां सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सेम वे यहां दिया है, तो मैंने कहा देखो पहला काम हम करेंगे, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसे हम ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पे a होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। मैंने कहा देखो 2 1 -1 एंड 1। बाजू में x की बात करें तो वेरिएबल x एंड y इक्वल टू, अगर b की बात करें तो यहां लिखना होता है कांस्टेंट, मतलब 5 एंड 4। मैंने कहा देखो यहाँ पे जैसे ही आपको ये आ जाए ना, उसके बाद पहला काम हमें करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढने का, क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेबल है। मैंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात करें तो 2 -1 1 1, यहाँ पे क्या होगा? 1 2 जा 2, -1 इंटू -1 इज -1। मैंने कहा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 1 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें तो हम कह देंगे दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये कैसे है? इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कैसे है? कंसिस्टेंट। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसे हम पहला काम करेंगे ax इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिखने का, जहां पे a क्या होगा? मैंने कहा देखो 1 2 3 एंड 6। x क्या होगा? मैंने कहा x एंड y इक्वल टू b होंगे हमारे प्यारे कांस्टेंट, मतलब 5 एंड 8। अब हमारा काम होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढने का। मैंने कहा देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a कुछ इस तरह से ढूंढेंगे 1 3
टू 6। यहाँ देखो 6 1 जा 6 -2 3 जा 6 इक्वल टू क्या आ गया 0। मतलब कि यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 0। मैंने कहा देखो यहाँ पे यानी कि मैं कह सकता हूँ ए, ठीक है, ए कैसा हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स, कैसा हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भाई ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने कहा यानी कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, हमें आगे एक और चीज ढूंढनी पड़ेगी। पहला काम करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढने का, एडजॉइंट ऑफ ए। हर कोई जानता है एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढने के लिए हम क्या करते थे, जो ए के है ना, जो 2 क्रॉस 3 दिया हो उसमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो भी एलिमेंट हो उसे एक्सचेंज ऑफर खेलते थे, मतलब 6 and 1। यहाँ पे हम माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब -3 and -2। मैंने कहा हमें एडजॉइंट ऑफ ए तो मिल गया, अब हमारा काम होता था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने का। मैंने कहा एडजॉइंट ऑफ ए दिया है 6 -3 -2 and 1 इंटू, अगर बी की बात करें तो बी हमारे पास है 5 and 8। हर कोई जानता है कि रो का कॉलम के साथ भिड़ना होता है। तो देखो 6 5 जा 30, 30 -8 3 जा 24, 30 -24 क्या हो जाता है 6। फिर यहाँ पे ये दूसरी रो आएगी इसके पास, तो क्या होगा देखो ये -10 + 8, -10 + 8। मैंने कहा -10 हो और यहाँ पे +8 हो तो आता है -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू ओ, मतलब विच इज़ नॉट इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ नल मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कभी भी नॉट इक्वल टू ओ आ जाए, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि इक्वेशन कैसे होंगे इनकंसिस्टेंट, कैसे होंगे इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे इक्वेशन हमें मिले इनकंसिस्टेंट। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता तो मैं कह देता कि इक्वेशन कैसे होंगे कंसिस्टेंट, क्योंकि ये इक्वल टू 0 आने पर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते। कितने मिलते? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर यहाँ पे दिया है नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नॉट इक्वल टू ओ, दैट मीन्स इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है सेम, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। बच्चे ने देखो सर तीसरे इक्वेशन में तो हर जगह ए लिखा है। मैंने कहा देखो हर जगह ए लिखा है उसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ये ए की वैल्यू 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब का प्लस, अगर ये 0 होता ना तो 0 + 0 + 0 हो जाता 0, जबकि यहाँ दिया है 4, मतलब कि ए 0 नहीं है। ये बात हम पहले से याद रखेंगे। मैंने कहा देखो यहाँ पे कंसिस्टेंसी अगर चेक करनी हो तो पहला काम होता है हमारा ax = b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। मैंने कहा देखो यहाँ पे अगर a लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 1 2 e, यहाँ पे 1 3 e, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 and 2a। मैंने कहा देखो यहाँ पे x की बात करें तो यहाँ आएगा x y and z इक्वल टू, अगर b की बात करें तो 1 2 and 4 इस तरह से आ जाएगा। अब हमारा काम होता है पहला डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढने का, यानी यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे 1 1 1 2 3 2 a 2a। मैंने कहा देखो यहाँ पे अगर मैं पहली रो से सॉल्व करूँ तो 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा 1 के लिए मैं इसकी रो एंड कॉलम रिमूव करूँगा तो यहाँ 6a - 2a, यहाँ पे हो जाएगा 6a - 2a। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, मैंने कहा 4a - 2a, यहाँ पे हो जाएगा 4a - 2a। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a - 3a, यहाँ पे हो जाएगा 2a - 3a। अब यहाँ पे देखेंगे तो आएगा 4a, यहाँ पे देखेंगे तो 4a - 2a इज 2a, तो यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2a - 3a इज -a। मैंने कहा देखो 4a में से 2a गया तो 2a, 2a में से a गया तो बचेगा a विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमें पता है a 0 नहीं है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे a इनवर्स एग्जिस्ट होगा, यानी यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन कैसे होंगे कंसिस्टेंट, इक्वेशन कैसे होंगे कंसिस्टेंट, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया है। मैंने कहा पहला काम हम यहाँ पे करेंगे, इसे ax = b में रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा देखो अगर a की बात करें तो कोएफिशिएंट सारे लिखने हैं। यहाँ पे लिखूंगा 3 -1 और यहाँ पे -2। यहाँ पे मैंने कहा देखो y कार्ड लिया है तो y के टर्म्स अगर है ना तो मैंने कहा x वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1।
याद रखना अगर कोई टर्म मिसिंग है ना तो यानी कि वहां पे क्या आएगा कोएफिशिएंट में 0। यहाँ पे देखो x के कोएफिशिएंट है, y के भी है, लेकिन z के नहीं है, मतलब वहां आएगा 0। अगर x की बात करें तो यहाँ x, y एंड z इक्वल टू, अगर b की बात करें तो यहाँ है 2, -1 एंड 3। मैंने कहा देखो यहाँ पे a दिया है तो मुझे पहला काम होगा डिटरमिनेंट ऑफ a ढूंढने का। मैंने कहा चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3 - 1 - 2 0 2 -1 3 - 5 एंड 0। अब क्या करेंगे हम 3 ब्रैकेट फिर लगाते थे माइनस, लेकिन यहाँ -1 है तो माइनस माइनस +1, फिर प्लस होता था लेकिन यहाँ -2 है तो -2 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट। मैंने कहा इसकी रो एंड कॉलम को अगर रिमूव करेंगे तो क्या होगा, देखो 0 माइनस, देखिए यहाँ पे 0 माइनस क्या हो जाएगा, -5 इंटू -1 इज एक्चुअली 5। अब मैंने कहा अब यहाँ पे करेंगे तो 0, ठीक है, माइनस 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 +3 तो यहाँ पे 0 + 3। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -6 तो यहाँ पे 0 -6। मैंने कहा देखो 3 इंटू -5 क्या हो जाता है -15। यहाँ पे 1 3 क्या हो जाता है, 1 3 हो जाता है 3। मैंने कहा -2 इंटू -6 हो जाता है प्लस, क्या हो जाता है यहाँ पे 12। मैंने कहा देखो 2 6 12 माइनस माइनस प्लस। अब मैंने कहा यार ये दोनों मिलके 15 - 15 हो गया 0। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ एक ऐसा है सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, हमें करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो मैंने कहा पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढेंगे जिसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैंने कहा देख भाई अगर कोफैक्टर ढूंढने हो तो हम कुछ ऐसा काम करेंगे, यहाँ पे C11 C12 C13 C21 C22 C23, उसके बाद C31 एंड देन C32 C33, ठीक है। अब मैंने कहा देखो यहाँ साइन होती है प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे प्लस। अब अगर इसकी बात करें तो कुछ इस तरह से होगा, इसकी अगर मैं रो एंड कॉलम रिमूव कर दूँ तो देखो यहाँ पे ये कॉलम एंड रो रिमूव करने पर 0, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5, तो इसका आंसर आएगा -5। मैंने कहा ठीक है भाई। अब अगर इसकी बात करें तो दूसरे एलिमेंट के लिए उसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर क्या होगा, 0 माइनस माइनस +3 क्या हो जाएगा, 0 + 3 is 3, तो फाइनल आंसर आएगा -3। अब अगर यहाँ की बात करेंगे तो 0 - 6 इज एक्चुअली -6। अगर C21 यानी कि इसकी बात करें तो क्या होगा, इसकी रो एंड कॉलम अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10 विच इज़ एक्चुअली -10। मैंने कहा ठीक है भाई। अब अगर इसकी बात करें इस 2 की तो क्या होगा, रो एंड कॉलम रिमूव करने पर क्या होगा, रो एंड कॉलम रिमूव करने पर 3 - 2 3 एंड 0 बचेगा, तो 0 माइनस माइनस +6 क्या हो जाता है, 0 + 6 इज एक्चुअली 6। अब अगर इस एलिमेंट की बात करें तो इसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर हमें 3 - 1 एंड क्या बचेगा, 3 एंड -5। तो यहाँ देखो -15 माइनस माइनस +3 -15 +3 क्या हो जाता है, हमें पता है -12 हो जाता है, तो माइनस माइनस +12 फाइनली मिलेगा। अब C31 मतलब इस 3 के लिए अगर मैं क्या करूँ, इसकी रो एंड कॉलम को रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे 1 माइनस माइनस +4, मैंने कहा 1 + 4 हो जाता है 5। अब अगर यहाँ पे जाए 3 2 मतलब यहाँ -5 की बात करें तो रो एंड कॉलम रिमूव करने पर -3 - 0 इज एक्चुअली -3। अब मैंने कहा C33 मतलब इस एलिमेंट की बात करें तो रो एंड कॉलम रिमूव करने पर यहाँ देखो 3 2 6 -0 इज एक्चुअली 6। मैंने कहा सीधी बात है यार, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ठीक है भाई, यहाँ पे -5, यहाँ -3, यहाँ -6, यहाँ माइनस माइनस +10, यहाँ पे 6, यहाँ पे +12, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। अब अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे, तो -5 - 3 -6, उसके बाद 10 6 12, यहाँ पे 5 3 एंड 6। मैंने कहा अब हमें ढूंढना होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे तो ये तो यहीं लिखा हुआ है -5 10 5, यहाँ पे -3 6 3, यहाँ पे -6 12 एंड 6,
इनटू अगर मैं b की बात करूं तो b ये रहा हमारे पास 2 माइनस 1 एंड 3। अगर प्रोडक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। मैंने कहा देखो ये इसके साथ भिड़ेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा -10 एंड -10 इज एक्चुअली -20 और यहाँ पे हो जाएगा +15। मैंने कहा देखो यहाँ पे था क्या -10 एंड -10 इज -20 और +15 हमें देगा -5। अब इसके साथ करें तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, मैंने कहा देखो -6 है ये, -6 एंड -6 क्या हो जाता है -12 एंड +9। मैंने कहा देखो यहाँ पे -12 एंड +9 देता है -3। अब इसके बाद इसके साथ करें तो क्या होगा -12, यहाँ पे -12 इज -24 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 18। मैंने कहा देखो कभी भी ऐसा है ना कि -24 एंड +18 तो हम समझ जाते हैं इसका आंसर -6 होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू ओ, मतलब ये नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया। और कभी भी ऐसा आ जाए ना तो हम कह सकते हैं इसके कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है ऐसे इक्वेशन के, तो ऐसे इक्वेशन को बुलाते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या बुलाते हैं? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है सेम एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैंने कहा देखो यहाँ पे भी सेम तरीके से इसे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। मैंने कहा a की बात करें तो यहाँ पे है 5 2 5, यहाँ पे -1 3 -2, यहाँ पे है 4 5 एंड 6। x की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा x y एंड z और b की बात करें तो सारे कांस्टेंट जो कि है 5 2 एंड -1। मैंने कहा देखो ax इक्वल टू b में कन्वर्ट करने के बाद हमारा पहला काम होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढना, विच इज 5 -1 4 2 3 एंड 5, यहाँ पे 5 -2 एंड 6। मैंने कहा अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा 5 ब्रैकेट, फिर हम माइनस लगाते थे। मैंने कहा देखो यहाँ -1 है तो माइनस +1, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा +4 फिर ब्रैकेट। मैंने कहा अगर मैं इससे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो इसकी रो एंड कॉलम रिमूव करता था, 6 3 हो जाता है 18 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 × -2 इज -10, तो यहाँ पे -+10। फिर अगर यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, 6 2 12 माइनस हो जाएगा 5 5 क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 -25। अच्छा सेम वे अगर यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा -4 -15, यहाँ पे हो जाएगा -4 -15। मैंने कहा देखो ये हो जाता है 28। अच्छा यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाता है -13 और यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा क्या -19। मैंने कहा देखो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 28 5 क्या हो जाएगा 140, यहाँ पे -13 एंड 19 4 क्या हो जाएगा। मैंने कहा देखो 19 2 क्या हो जाता है 38 2 कर दो डायरेक्टली, हमें डायरेक्टली आंसर मिल सकता है 76, तो यहाँ पे -76। मैंने कहा यहाँ पे 140 में से 13 हटाओ, उसके बाद 76 हटाओ तो ये आ जाएगा 51, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि ये जो a है ना ये कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 आ गया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो मैंने कहा यानी कि a इनवर्स एग्जिस्ट होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर सॉल्यूशन मिलेंगे तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इक्वेशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। कैसे होंगे? कंसिस्टेंट, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैंने कहा मैट्रिक्स मेथड की बात करें ना तो यहाँ पे पहला काम होता है हमें इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, मतलब Ax इक्वल टू बी, जहाँ पे A क्या होता है कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, मतलब 5 7 2 एंड 3। x की बात करें तो वो होते हैं वेरिएबल, मतलब x एंड y। इक्वल टू b की बात करें तो b क्या होता है, ये कांस्टेंट, मतलब 4 एंड 5। मैंने कहा देखो Ax इक्वल टू b फॉर तो आ गया। अब हमारा पहला काम होता था डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढने का, ताकि पता चले कि क्या सच में इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढने की कोशिश करेंगे, 5 2 7 3, तो क्या होगा 5 3 15 -7 2 14, विच इज इक्वल टू 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि
ए इनवर्स एग्जिस्ट है, ए इनवर्स एग्जिस्ट है। बच्चे ने कहा सर आपने क्यों कहा ये ए इनवर्स एग्जिस्ट है? मैंने कहा देखो भाई अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट है ना तभी सॉल्यूशन मिल सकता है, जब ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए ना तो इसका बहुत ही बढ़िया रोल है। ए इनवर्स एग्जिस्ट है मतलब इक्वेशन कैसे है, कंसिस्टेंट। कैसे है? कंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन पॉसिबल है। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। मैंने कहा देखो कभी भी ऐसा आ जाए ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वी कैन से सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू हमेशा होता है ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी। बच्चों ने कहा सर ए इनवर्स कैसे ढूंढेंगे? मैंने कहा सिंपल सी बात है, वेयर ए इनवर्स इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर इसे ढूंढने जाएंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था? 1 था। मैंने कहा देखो एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया है तो हमारे लिए लॉटरी है, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स को बदलना है, मतलब 3 और 5 आ जाएगा, यहाँ बस माइनस साइन लगानी है तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा ए इनवर्स तो आ गया। अब अगर मुझे एक्स अगर ढूंढना हो तो मैं क्या कह दूंगा? ए इनवर्स इंटू बी, मतलब कि ए इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ है 3 माइनस 2 माइनस 7 एंड 5 इंटू, अगर बी की बात करें तो बी है हमारा प्यारा 4 एंड 5। मैंने कहा देखो एक्स की बात करें तो यहाँ एक्स एंड वाई होते हैं। मैंने कहा देखो यहाँ एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या होगा? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, 3 4 12 माइनस 10 हो जाता है 2। यहाँ पे दूसरी रो की बारी आएगी तो 7 4 28, लेकिन माइनस वाला माइनस 28 प्लस 25 विच इज माइनस 3, मतलब कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, और यहाँ पे इस तरह से कुछ दिया हुआ है। मैंने कहा देखो इसे अगर पहले काम करेंगे हम x इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिखने का, तो मैंने कहा a यहाँ पे है 2 3 माइनस 1 4, x की बात करें तो वेरिएबल x एंड y, और b की बात करें तो कांस्टेंट माइनस 2 एंड 3। इसके बाद हम पहला काम करते थे डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढने का, which is 2 minus 1 3 and 4, जहाँ पे हम करेंगे 4 2 8 माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, मतलब 8 प्लस 3 हो जाएगा 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 आया, नॉट इक्वल टू 0 आया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट है, मतलब यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। वो भी कैसे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा? एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करने पर, जहाँ पे ए इनवर्स क्या हो जाता है? ए इनवर्स हमारा हो जाता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने कहा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें तो वो हो जाता है 1 अपॉन 11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 2 क्रॉस 2 का बहुत आसान होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को बदल दो और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा आ गया ए इनवर्स। मैंने कहा देखो अब हमें ये कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करना है। ए इनवर्स था 1 अपॉन 11 इंटू 4 1 माइनस 3 एंड 2 इंटू बी की बात करें तो माइनस 2 एंड 3। कुछ तो सोचते हैं सर मैंने इसको अंदर डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई में क्यों नहीं भेजा? 1 अपॉन 11 को अगर मल्टीप्लाई में भेजता ना तो 11 डिवाइड में जाता सबके पास, जो कि यहाँ पे बहुत ही भद्दा और भयंकर हो जाता, इसलिए मैंने इसको बाहर रखा क्योंकि एंड में इसे डिवाइड में भेजेंगे। देखो यहाँ पे 1 अपॉन 11, यहाँ पे क्या करेंगे? रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन, मतलब माइनस 8 प्लस 3 क्या हो जाता है? माइनस 5। फिर ये दूसरी रो की बारी, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 6 प्लस 6 हो जाता है 12, यानी यहाँ पे मैंने कहा देखो कैपिटल एक्स का मतलब होता है एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या होगा? ये डिवाइड में जाएगा ना तो माइनस 5/11 और यहाँ पे जाएगा तो 12/11, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू हमें मिला माइनस 5/11, वाई इक्वल टू हमें क्या मिला? 12/11 विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, और यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन दिए हैं। तो मैंने कहा पहला काम करेंगे इसे ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे a क्या होगा? देखो 4 3 माइनस 3 एंड माइनस 5, x की बात करें तो यहाँ पे x एंड y, और b की बात करें तो यहाँ 3 एंड 7। और हर कोई जानता है पहला काम होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढने का, जो होता है 4 माइनस 3 एंड माइनस 5। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 4 जा माइनस 20, माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज माइनस 9। मैंने कहा देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा
-11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा और इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अच्छा, बच्चे ने कहा सर इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? मैंने कहा कैपिटल X इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, जहां पे ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने कहा देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारे पास था -11 और एडजॉइंट की बात करें तो वो हमें सिंपली यहाँ पे नंबर को एक्सचेंज करना है और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। मैंने कहा इसे अगर अंदर मल्टीप्लाई करो कि ना करो ये हमारा पूरा ए इनवर्स माना जाता है। अब x इक्वल टू क्या होगा ए इनवर्स इंटू बी, तो मैंने कहा देखो -1 अपॉन 11 और इंटू यहाँ पे है -5 3 -3 4 और b की बात करें तो ये है 3 and 7। मैंने कहा देखो अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे क्या होगा, रो कॉलम के साथ भिड़ेगी तो -15 प्लस 21 होता है 6। अब ये इसके पास जाएगी तो क्या होगा -9 प्लस 28 क्या होगा, मतलब मैंने कहा देखो 28, ठीक है, -9 ऐसे बोलेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर जी 28 -9 करने पर तो 19 आता है। मैंने कहा इसे अगर डिवाइड में भेज दो ना तो x की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे x के अंदर हम लिख सकते हैं x and y, और यहाँ पे ये डिवाइड में जाने पर -6 अपॉन 11, यहाँ आने पर यहाँ पे 19 अपॉन 11 इस तरह से होगा, जिसका मतलब x इक्वल टू -6 अपॉन 11, y इक्वल टू -19 अपॉन 11 विच इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन से डील कर सकते हो। थैंक यू।